हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स, हम लोग पढ़े थे मगध वंश का, मगध का उत्कर्ष या उदय। सर्वप्रथम हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में जाना, शिशुनाग वंश यानी कि चंद्रवंश, इसी प्रकार क्रम है। मगध के अंतर्गत आता है ये वंश। हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मौर्य वंश को। तो दोस्तों, मौर्य वंश के बारे में थोड़ा बहुत कुछ अलग फैक्ट्स को बता रहे हैं, तो गौर से सुनिएगा। दोस्तों, मौर्य वंश कब से कब तक चला? 322 BC से 185 BC। क्लियर? 322 BC से 185 BC। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें जानकारी का स्रोत, तो दोस्तों जानकारी का स्रोत अगर बात करें तो साहित्यिक से मिलता है। किससे मिलता है? साहित्यिक से, और दूसरा आपको पुरातात्विक से। तो पुरातात्विक से, क्लियर? तो साहित्यिक में बात करें तो जैसे कि आपका पुराण हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया, मेघास्त्रिन इत्यादि से जानकारी मिलता है। बात करें पुरातात्विक से तो जैसे कि अभिलेख, जैसे कि अशोक अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख और स्तूप भवन इत्यादि से जानकारी मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये है कुछ अलग से पॉइंट है जो हम लोग इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया, इसका काल बताया, टाइम कब से कब तक रहा। क्लियर? और दूसरा मैंने बताया आपको कि साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत, यानी कि मौर्य वंश के जानकारी का स्रोत कौन कौन है, किस माध्यम से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होता है, साहित्यिक स्रोत से, पुरातात्विक स्रोत से। क्लियर? तो दोस्तों, अगर बात की जाए जैसे कि बौद्ध या जैन ग्रंथ से अगर बात की जाए तो बौद्ध या जैन के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। चंद्रगुप्त कौन क्या थे? चंद्रगुप्त क्षत्रिय थे। क्या थे? चंद्रगुप्त क्षत्रिय। ठीक है, अच्छा, यहाँ से तो क्षत्रिय ज्ञात होता है बौद्ध जैन के माध्यम से। अगर बात करें कुछ अन्य स्रोत जैसे कि मुद्रा राक्षस हो गया, या पुराण हो गया, या अन्य जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, तो इस माध्यम से हम लोगों को ज्ञात होता है कि यह शूद्र है, शूद्र जाति के है। ठीक है, चलिए इतना देखिएगा। क्या बताया आपको? बौद्ध जैन ग्रंथ से चंद्रगुप्त के बारे में क्षत्रिय है, और मुद्रा राक्षस पुराण से शूद्र है, यानी कि शूद्र कहा गया। इसके माध्यम से जानकारी मिलता है। चलिए दोस्तों, आपको मालूम होगा कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद थे। ये क्रूर शासक था, बहुत ही क्रूर था। चाणक्य को, यानी कि यह चाणक्य जी थे, चाणक्य जो अर्थशास्त्र की ज्ञाता कहा जाता है, यानी कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी चाणक्य जी ने। ये घनानंद के दरबार में रहते थे। इनको अपमानित कर दिया गया। तो चाणक्य ने फिर से ये सोचे कि हम क्यों ना अपना अपमान का बदला लें। तो इनके अंदर तो पहले से वो जानकारी थी ही, और इन्होंने अपने तरीके से और अपने बुद्धिमत्ता से, और इन्होंने सोच विचार करके भ्रमण किया, यानी कि बहुत दर बदर भटकते रहे। अंततः एक योग्य बालक मिला जो एक राजा, एक शासक की तरह उसके अंदर दिखाई दिया चाणक्य जी को। तो चाणक्य ने उस बालक को उनकी माता से आज्ञा ले करके अपने शरण में लिया, और उसे उस लायक बना दिया जिस लायक वो चाहते थे। ठीक है, उसके बाद घनानंद के द्वारा
लिया गया। घनानंद के द्वारा जो अपमानित किया गया था चाणक्य को, उसका बदला अंततः चाणक्य जी ने घनानंद से ले लिया। तो दोस्तों, तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, और एक योग्य बालक, यानी कि एक बालक जो आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य बना, किसके माध्यम से? चाणक्य के माध्यम से इन्होंने, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया, चंद्रगुप्त ने। ठीक है दोस्तों, कुछ बातें था। देखिए दोस्तों, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किया। आपको तो मालूम होगा, चाणक्य जी का अन्य नाम है विष्णुगुप्त कौटिल्य। ठीक है, अब बात करें अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है, तो 15 अधिकरण है। कितने प्रकरण है? 180 प्रकरण है। श्लोक की संख्या कितना है? 4000 है, लगभग 4000 है, अप्रॉक्स में है। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनानायक सेल्यूकस निकेटर के युद्ध में पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनानायक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी सेनानायक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित हुआ। दोस्तों, ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध लगभग आपको 305 में हुआ ही था, लगभग नहीं, 305 ईस्वी में, ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। तो दोनों के बीच में संधि हुई थी। ठीक है, तो इस संधि के माध्यम से 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिया गया, और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था आपको, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान या मकान क्षेत्र दिया। तो 500 हाथी किसने दिया सेल्यूकस को? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, मकान क्षेत्र दिया। ठीक है दोस्तों, हेलेना, शायद हेलेना नाम था सेल्यूकस की पुत्री का, और चंद्रगुप्त मौर्य से शादी हुआ। ठीक है, तो यूनानी राजकुमारी से विवाह हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, तो सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। तो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा तो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन के बारे में चर्चा किया था। पाटलिपुत्र को इसमें पालिब्रोथा कहा गया था, पालिब्रोथा इंडिका पुस्तक में, इसमें कि इंडिका पुस्तक में पालिब्रोथा कहा गया था पाटलिपुत्र को। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा किसने कहा था, किस पुस्तक के माध्यम से, समझ गए? चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त के प्रशासन का पूर्ण विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। आपको बताया था दोस्तों, पूरा तात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत। तो अर्थशास्त्र यही हो गया आपका अर्थशास्त्र, साहित्यिक स्रोत। क्या हो गया? साहित्यिक स्रोत। क्लियर? अर्थशास्त्र के पुस्तक से और मुद्रा राक्षस पुराण इत्यादि से। ठीक है, तो कौटिल्य कहाँ गया? एक मिनट। हाँ, तो अर्थशास्त्र से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से चंद्रगुप्त के प्रशासन का पूर्ण विवरण मिलता है, जिसमें से 28 अध्यक्ष, 18 तीर्थ की चर्चा मिलता है। याद रखिएगा। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया है, अब बौद्ध भाव के साथ शरण बेलगोला में चला गया। दोस्तों, अगर इससे पहले अगर हम बात करें इनके बारे में, तो आपको यह ज्ञात होगा कि इन्होंने जब श्रवण बेलगोला में चला गया भद्रभाव के साथ, तो वहीं उपवास कर शरीर त्याग दिया था। तो शरीर कब त्याग दिया था दोस्तों? 298 BC में शरीर त्याग दिया था। दोस्तों, हम धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं ताकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस
को आप अच्छी तरह से मनन करके याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि वह उपवास के माध्यम से बिना खाए पिए उपवास के माध्यम से इन्होंने 298 BC में शरीर त्याग दिया। अच्छा, इसके शरीर त्यागने का विधि था संलेखना। क्या था? संलेखना और संलेखना और संथरा था दोस्तों, याद रखिएगा। तो प्रश्न बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। ठीक है, कौन धर्म को? जैन धर्म को। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के अवशेष पटना के पास कौन सा जगह लिखा हुआ है? एक मिनट। पटना के पास कुम्हरार से मिलता है। खोजने का श्रेय स्पूनर को जाता है। इसी बिंदु को नोट आउट कीजिए दोस्तों। एक मिनट वेट, देखिए इसी बिंदु को नोट आउट कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के अवशेष पटना के कुम्हरार में मिलता है। इसे खोजने का श्रेय स्पूनर को जाता है। क्लियर? सेंड्रोकोटस दोस्तों, एंड्रोकोटस एवं सेंड्रोकोटस एक व्यक्ति थे, विद्वान थे। जस्टिस एवं स्ट्रोबो ने सेंड्रोकोटस कहकर संबोधित किया था चंद्रगुप्त मौर्य को। तो एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस कहकर किसने संबोधित किया था? जस्टिस, एक व्यक्ति का नाम था स्ट्रोबो, यानी कि जस्टिस स्ट्रोबो ने सेंड्रोकोटस कहकर संबोधित किया था चंद्रगुप्त मौर्य को। और एक व्यक्ति था और व्यक्ति था जिसकी एपियन और प्लूटार्क। हाँ, एपियन, एक मिनट इसको इरेज करने दीजिए दोस्तों। एपियन और दूसरा क्या था? प्लूटार्क। एपियन एवं प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा था। क्या कहा था? एंड्रोकोटस, याद रखिएगा दोस्तों, एंड्रोकोटस कहा था। एपियन एवं प्लूटार्क के व्यक्ति ने, विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा था और जस्टिस एवं स्ट्रोबो ने सेंड्रोकोटस कहा था। अगर बात करें कि ये ऐसा तो एंड्रोकोटस कहा ठीक है दोनों, लेकिन इसके बारे में किसी ने यह बताया कि किसके लिए यह शब्द प्रयोग किया गया, एंड्रोकोटस एवं सेंड्रोकोटस। तो एक व्यक्ति थे विलियम जोन्स। क्या था उनका नाम? विलियम जोन्स ने एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था कि इन्हीं का नाम है एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस। ठीक है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान मिला। ठीक है, तो विलियम जोन्स से क्या थे? विलियम जोन्स, जो चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में यह नाम दिया गया है। क्लियर? तो ये बात है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ये यूनानी चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहता था। प्रश्न इस प्रकार ही बन सकता है कि किसने यूनानी ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा करता था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए कुछ मुख्य बिंदुओं को देखते हैं जिसमें नहीं लिखा हुआ है। ऐसे में तो इम्पोर्टेंट है, मौर्य वंश के जो भी पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया है कि इसका क्या बताया था, इसका मैंने बताया था आपको कब से कब तक है मौर्य वंश। तो 322 BC से लेकर के 185 BC। इसका जानकारी साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। क्लियर? बौद्ध एवं जैन में कहा गया है आपको शुद्ध, क्षत्रिय कहा गया है। और अन्य ग्रंथ जैसे कि मुद्रा, राक्षस पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ में आपको शूद्र कहा गया है। याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, बात करें दोनों के बीच युद्ध का हुआ था तो 305 BC में हुआ था। मृत्यु का हुआ था तो 298 BC में मृत्यु हुआ था। किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, संलेखना संथरा के माध्यम से। क्लियर? तो
एंड्रोकोटस किसके नाम के रूप में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के रूप में आया, यानी कि इन्हीं का पहचान मिला, इन्हीं के नाम के संदर्भ में एंड्रोकोटस कहा गया। तो एंड्रोकोटस किसने कहा? जसी स्ट्रैबो ने, एंड्रोकोटस कस एवियन और प्लूटार्क ने। इन दोनों के बारे में पहचान किसने दिलवाया कि चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है के रूप में जाना जाता है? विलियम जोन्स ने। क्लियर दोस्तों, विलियम जोन्स ने, याद रखिएगा दोस्तों। इंडिका पुस्तक का किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? मौर्य जैन धर्म को अपनाया था। आइए दोस्तों जानते हैं बिंदुसार के बारे में। देखिए दोस्तों, आइए बिंदुसार का बात करें तो इनका नाम अनेक है। देखिए बिंदुसार, इनका शासन है 298 ईसा पूर्व से 269 ईसा पूर्व। इनका अनेक नाम क्या है? इनका नाम अनेक है, जैसे कि एमिड्रोचेटस। यूनानी लोगों ने बिंदुसार को कहा था एमिड्रोचेटस। अमित्रघात कहा था संस्कृत में इनको कहा जाता है अमित्रघात, यानी कि अमित्रघात के रूप में जाना जाता है बिंदुसार। एमिड्रोचेटस के रूप में जाना जाता है। अब बात करें शीशैन, यानी कि शीशैन, अमित्रघात, अमिड्रोचेटस। तो यूनानी लोगों ने एमिड्रोचेटस कहा, संस्कृत में अमित्रघात के रूप में जाना जाता है। शीशैन ने जैन साहित्य के अनुसार जाना जाता है शीशैन बिंदुसार के बारे में। तो दरबार में राजदूत आया था, ये लिखा हुआ यहाँ दरबार में राजदूत आया था, यानी कि दोस्तों आपको मालूम होगा सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत डायमेकस था। ठीक है। बिंदुसार एंटियोकस प्रथम, यानी कि बिंदुसार एंटियोकस प्रथम से मीठा शराब, सूखा अंजीर, या हम लोग कहते हैं कि दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, याद नहीं पड़ रहा। एक दार्शनिक व्यक्ति यानी कि सोफिस्ट यानी ज्ञानी व्यक्ति को मांगा। सोफिस्ट यानी कि दार्शनिक व्यक्ति को देने से इनकार कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। तो हाँ, मीठा शराब को अंगूरी रस बोलते हैं। सूखा अंजीर मांगा, ठीक है, मीठा शराब मांगा, यानी कि अंगूरी, जिसको बोलते हैं अंगूरी शराब, यानी कि अंगूर का बनता होगा। ठीक है, चलिए बात को याद रखिएगा दोस्तों। तो बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से ये मांगा, लेकिन दार्शनिक व्यक्ति का परंपरा नहीं था, जिस कारण नहीं दिया गया। एक मीस यानी कि मीस शासक या यूनानी शासक टॉलमी द्वितीय कहिए, टॉलमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस को नियुक्त किया था। डायनोसियस होना चाहिए, यहाँ पे डायोनियस लिखा हुआ। ठीक है। बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय से संबंध पिंगलवत्स नामक भविष्यवक्ता रहता था। क्या यहाँ लिखा हुआ दोस्तों? बिंदुसार के दरबार में आजीवक संप्रदाय से संबंध कौन रखता था? पिंगलवत्स नामक भविष्यवक्ता रहता था। याद रखिएगा। इसके समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तो आपको मालूम है दोस्तों 2 विद्रोह हुआ था। कितना विद्रोह हुआ था? 2 विद्रोह। जैसे कि इसमें सुसीम को भेजा गया था, लेकिन वह विद्रोह को दबा नहीं सका, यानी कि सुसीम कैसे लिखा था? सुसीम, हाँ ठीक है, सुसीम जो विद्रोह को नहीं दबा सका। और दूसरा गया था अशोक ने विद्रोह को दबाया, जिसके कारण यह योग कहलाया। और इसके बाद में यह बिंदुसार का में अशोक आया। तो दोस्तों हमने क्या बताया कि शत्रु विनाशक कहिए, या अमित्रघात कहिए, या शीशैन कहिए जैन के अनुसार, या एमिड्रोचेटस कहिए। बिंदुसार के बारे में इतना नाम जाना जाता है दोस्तों। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से क्या मांगा? मीठा शराब, सूखे अंजीर। और मिस्र या यूनानी शासक टॉलमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में डायोनियस को नियुक्त किया था। डायोनियस होना चाहिए, लेकिन डायोनियस लिखा हुआ है। ठीक है। और इसके समय में कितना युद्ध हुआ था? 2 युद्ध हुआ था, जिसमें तक्षशिला में विद्रोह 2 युद्ध शायद हुआ था। हाँ ठीक है दोस्तों। तो इसमें से अशोक गया था, एक ठो गया था सुसीम, तो सुसीम नहीं दबा सका।
और अशोक दवासा का, जिसके कारण अशोक को युग माना गया। और उसके बाद में जो अशोक आया। आइए दोस्तों, कुछ पॉइंट है बिंदुसार के बारे में दोस्तों बता दिए। चलिए हम लोग अब अशोक के बारे में देखते हैं अच्छा से। देखिए दोस्तों, अशोक, आपको मालूम होगा कि अशोक का जैसे बिंदुसार के बारे में एक चीज़ हम ध्यान में था, याद नहीं पड़ा। देखिए बिंदुसार के बारे में कुछ जैसे कि होता है ना 298, तो 200 जैसे कि 275 या 73 में ऐसा ही मृत्यु हो गया था बिंदुसार को। ठीक, ऐसा ही कुछ है दोस्तों, देख लीजिएगा। तो कुछ बीच में गैप हो गया था। आइए अशोक के बारे में जानते हैं। तो अशोक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहली बात है कि अशोक का अन्य नाम देवनाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी इस तरह लिखते हैं, या देवनाम प्रियदर्शी के रूप में जाना जाते हैं। दीपवंश महावंश के अनुसार सत्ता यानी कि प्राप्त करने के लिए 99 भाइयों को मार डाला। कहीं कहीं आपको कुछ ग्रंथों में 99 भाइयों के बारे में चर्चा है कि मार डाला, लेकिन कुछ ऐसे है, अधिकांश ग्रंथों में यह बात नहीं कहा गया है कि 99 भाइयों को मार डाला। लेकिन दीपवंश महावंश के अनुसार सत्ता प्राप्त करने के लिए अशोक ने 99 भाइयों को मार डाला। सबसे छोटा भाई कौन था? तीसा को जीवित छोड़ा। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अशोक ने 99 भाइयों को मारा था। सबसे छोटा भाई का क्या नाम था जिसको जीवित छोड़ा? तो तीसा। अशोक का उत्तराधिकारी के संघर्ष में मंत्री राधागुप्त ने अशोक को सहायता किया था। उत्तराधिकारी के संघर्ष में मंत्री राधागुप्त ने अशोक को सहायता किया था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। उसके उपरांत इन्होंने इस युद्ध के उपरांत इन्होंने धम्म विजय की नीति अपना लिया था, जिसमें आपको मालूम होगा दोस्तों कि एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध दीक्षा लिया था। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाया था। याद रखिएगा कुछ। हाँ, तो यहाँ लिखा हुआ 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय युद्ध हुआ था। उसके बाद धम्म की विजय की नीति बनाया था और प्रचार के लिए धम्म महामात्र को नियुक्त किया था। खुद यानी कि इनको प्रोत्साहित करने के लिए खुद भी प्रचार किए थे अशोक जी। ठीक है, और इनके शासनकाल में अगर बात करें तो इन्होंने शिलालेख बनवाए थे। उस पर अच्छे नीतियाँ का लेखन करवाए थे, ताकि इससे लोगों को सीख मिल सके। तो दोस्तों, मास्की अभिलेख में अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है कि अशोक यानी कि शासक अशोक का नाम अशोक है। मास्की अभिलेख हो गया, या एक ठो क्या है गुर्जरा, मास्की या गुर्जरा अभिलेख से आपको यह ज्ञात होता है कि गुर्जरा कि अशोक का नाम उल्लेख है। ठीक है, भाबर अभिलेख में उससे मगध का राजा कहा गया। तो किस अभिलेख में मगध का राजा कहा गया? तो भाबर अभिलेख में। और गुर्जरा मास्की से अशोक का नाम को उल्लेख है। क्लियर दोस्तों। 1837 में प्रिंसेप अभिलेख बनने के बाद अशोक का शासनकाल के बारे में पता चला। अशोक की पत्नी थी क्या नाम है, अश्विमिता पटरानी थी। अभी पटरानी थी। करवाकी को उपाधि धारण की थी। पादावती तीसरी पत्नी थी। तो अश्विमिता तिसरखा या करवाकू कहिए, और तीसरी पत्नी पद्मावती थी। दोस्तों, इलाहाबाद एक स्तंभ है, उसके माध्यम से तीवर की माता करवाकी थी। तीवर की माता करवाकी थी, एक टाइप का है। कुछ मुख्य बिंदु है दोस्तों, फिर आगे में बताएंगे इसके बारे में, लेकिन इतना तक याद रखिएगा। जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में एक अभिलेख पढ़ने के बाद अशोक के शासनकाल में यानी कि अशोक के शासनकाल के बारे में पता चला। इस याद रखिएगा। अशोक की पत्नी अश्वमिता और या अश्वमिता या तिसरखा या पटरानी जो थी, करवाकी नाम था दूसरा उसका, उपाधि ली थी। तीसरी पत्नी पद्मावती थी। याद रखिएगा दोस्तों, हमने क्या बताया? मौर्य वंश के बारे में बताया, और उसके बाद में क्या बताया हमने आपको? मौर्य वंश के बारे में बताया, और बिंदुसार के बारे में, और अशोक के बारे में।
थोड़ा बहुत है बात दूसरे के शिलालेख हो गया, स्तंभ, इसके बारे में बताएंगे आपको, और गुफा के कुछ है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बताइए यानी कि दूसरे के कलिंग विजय के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा किस शिलालेख से मिलता है? 13वां शिलालेख से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, याद रखिए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।